नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एड्यू चक्रा पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैनर में आपने देख ही लिया होगा, ये कोर्स होने वाला है बीपीएससी 102 के बारे में, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। इसमें हम भारत में जो सरकार चलती है कैसे चलती है और लोकतंत्र किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, या उसके बारे में कहें तो जानेंगे। ये आपका खंड 1 होने वाला है। इसमें 6 चैप्टर हैं आई थिंक, या 5 या 6 चैप्टर हैं इसमें, जिसमें से हमने 3 चैप्टर्स इस क्लास में इंक्लूड किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के नाम क्या है? संविधान का निर्माण फर्स्ट चैप्टर है, दूसरा है दार्शनिक आधार और प्रस्तावना। ये हमारे क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम है दार्शनिक आधार और तीसरे का नाम है प्रस्तावना। तो 3 चैप्टर यहाँ पर हमारे ये वाले हो जाएंगे, जिनको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आपको मिलने वाला है इस कोर्स में, ये देख लेंगे। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस मिलेंगी। पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 8 से 10 के बीच, क्लास नोट्स मिलेंगे, और उन्हीं को आप पेड नोट्स भी मान सकते हैं यदि आपको ऐसा लगा, यदि हमें कि उसके अलावा भी पेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वैसे ये मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस का एक एक चैप्टर, या कहें कि एक एक पॉइंट इसमें आपको इलेबोरेट किया जाएगा, ढंग से बताया जाएगा खोलकर। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, आपको फ्री असाइनमेंट्स की पीडीएफ्स मिलेंगी, सॉल्व असाइनमेंट होंगे आपके, वो जब आपके असाइनमेंट की डेट आने वाली होगी उससे कुछ समय पहले आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसमें क्या होने वाला है? संविधान की प्रस्तावना। अब हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले संविधान को खोलते ही क्या दिखता है हमें? प्रस्तावना दिखती है। उस प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, प्रस्तावना क्या होती है, क्या नहीं होती है। प्रस्तावना को आप एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि पूरे संविधान का वो निचोड़ होती है, वो एक तरह से इंट्रोडक्शन होती है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया है, या कैसे कैसे संविधान काम करता है, किन मूल्यों पर संविधान काम करता है, वो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। पहला इसको देख लेते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं। भारत की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का वह भाग है जो संविधान के निर्माण के पीछे के उद्देश्यों और मूल्यों को स्पष्ट करता है। संविधान क्यों बनाया गया था, उसके पीछे क्या मूल्य थे, क्या उद्देश्य थे, उनके बारे में बताता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो देश के लोगों को यह बताता है कि वे किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, और संविधान के विभिन्न प्रावधानों को किस तरह से समझा जाना चाहिए। संविधान को समझने में भी प्रस्तावना हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। पहले, अब दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है। पहली लाइन जो उसकी होती है, जो पहला एक कुछ वर्ड होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें है हम भारत के लोग। उसका मतलब क्या है? हम भारत के लोगों से मतलब क्या है? सभी भारतीयों से उसका मतलब है। यह वाक्यांश स्पष्ट करता है कि संविधान का निर्माण क्या है? भारत के लोगों ने स्वयं के लिए किया है और स्वयं किया है। दो चीजें हैं, संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है, स्वयं किया है, ठीक है, और किसके लिए किया है? स्वयं के लिए किया है, और भारत को आगे बढ़ाने के लिए किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? पहले क्या था? हम लोग जानते हैं संविधान बनने से पहले 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर जो है अंग्रेजों का कब्जा था, उन्हीं का राज यहाँ पर चलता था, उन्हीं के बनाए कानून चलते थे। तो संप्रभु नहीं था भारत, संप्रभु कह लीजिए या प्रभुत्व नहीं था भारत का अपने ऊपर। उस चीज को बताने के लिए कि भारत अब संप्रभु राष्ट्र है, हमारा अपने ऊपर खुद राज है, और किसी बाहर की शक्ति का हमारे ऊपर कोई राज नहीं है। हम लोग खुद ही अपने में से कुछ लोग चुनकर उन्हें बिठाएंगे हमारे ऊपर राज करने के लिए। राज तो एक एक्चुअली गलत वर्ड हो जाएगा। हमारा जो है क्रियान्वयन करने के लिए, देश का क्रियान्वयन कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, उस चीज़ के लिए हम खुद ही अपने में से लोग बिठाएंगे। यह क्या दर्शाता है? भारत एक स्वतंत्र देश है, ये बताता है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, कि भारत अब किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, भारत सिर्फ अपने अधीन है, ये इसको बताता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इसमें, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, दोनों आते हैं, एक एक करके समझेंगे। समाजवादी क्या कहता है? यह दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहता है जहां पर सभी लोगों को समान अवसर मिले। सभी लोगों को क्या है? समान अवसर मिले। समाजवादी का मतलब क्या है? समाज के सभी लोगों को समान अवसर मिले, या समाज के सभी लोगों की बात की जाए, और समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान हो। समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान हो। जो वर्ग कमजोर है,
काफ़ी समय से कमज़ोर हैं, उनको कुछ विशेष राइट्स दिए जाएं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि वो लोग ऊपर बढ़ सकें, ऊपर आगे आ सकें। क्योंकि किसी एक देश को या किसी भी समाज को कह लीजिए या शहर को कह लीजिए या राज्य को या देश को कह लीजिए, जब तक वहाँ रहने वाले सभी वर्ग आगे नहीं बढ़ेंगे वो तरक्की नहीं कर सकता। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, यूनिवर्सल लॉ मान लीजिए इस चीज़ को। देश में रहने वाले सभी समुदाय या सभी वर्ग जब तक तरक्की नहीं करेंगे, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी पंथ के तरफ ज़्यादा मतलब प्रिय नहीं होगा कोई भी पंथ, उसको देश को यहाँ पर कोई भी पंथ ज़्यादा प्रिय नहीं होगा, सभी पंथों को समान मानेगा। पंथ का मतलब यहाँ पर धर्म से आ जाता है, धर्म समुदाय से आ जाता है। किसी भी एक धर्म को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को समान माना जाएगा, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इसमें बताता है, किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा या करता है। दूसरा आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है भाई? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर जो शासन का तरीका होगा वो क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। लोग चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, जो जिनमें से एक नेता बनकर हमारे ऊपर जो है देश का शासन चलाएगा। और उसका प्रमुख कौन होगा? नाम मात्र का प्रमुख होता है हालांकि राष्ट्रपति, बट देश का प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जो कार्य करता है, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, वो होता है प्रधानमंत्री। वो होता है प्रधानमंत्री, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कुछ वर्ड्स आते हैं जो ज़रूरी होते हैं, प्रस्तावना में हमें देखने को मिलते हैं। ये 4 मूल्य हैं जिनके आधार पर हम क्या चीज़ देखते हैं? भारत का संविधान बनाया गया है, जिनके आधार पर। कौन कौन से? न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। न्याय मिलना चाहिए हर किसी को, हर किसी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए हर किसी के मन में, हर किसी के साथ समानता से बिहेव किया जाना चाहिए, बंधुत्व का भाव होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। सभी लोग किसी भी धर्म के हों, जात पात के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, समुदाय के हों, सब लोग क्या है? मिल के रहें, बंधुत्व की भावना से रहें, एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना से रहें, जुड़कर रहें। इन मूल्यों पर संविधान का निर्माण किया गया था। हालांकि आजकल कुछ चीज़ें अलग भी देखने मिल जाती हैं, कभी कभी वो थोड़े बहुत केसेस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 4 मूल्य हैं छिन्न भिन्न होते दिखाई देते हैं। अब प्रस्तावना का महत्व क्या होता है भाई? महत्व होता है प्रस्तावना का, संविधान का आधार है ये क्या है? संविधान का आधार है। इसके सभी प्रावधानों की व्याख्या इसी बेस पर की जा सकती है कि ये प्रस्तावना में जो भी चीज़ें बताई गई हैं ये क्या है? संविधान का आधार है, और संविधान के जितने भी प्रावधान हैं इसी आधार पर उनकी व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका महत्व क्या है? देश के आदर्श। देश के आदर्शों की बात होती है इसमें। प्रस्तावना देश के आदर्शों को दर्शाती है कि देश के क्या क्या आदर्श हैं, क्या क्या आदर्श पहले के ज़माने में माने जाते थे जब संविधान बनाया गया था, उस समय क्या आदर्श माने जाते थे और अभी भी क्या आदर्श माने जाने चाहिए, और लोगों को इन आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। लोगों से कहती है प्रस्तावना कि आपको भी इन आदर्शों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का मूल क्या है? यही आदर्श हमारे देश का मूल है। नेक्स्ट आता है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा क्या है भाई? इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को सीधी सीधी एक लाइन में हम खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक, क्योंकि यह क्या है? संविधान के मूल उद्देश्यों को क्या करते हैं? स्पष्ट करती है। जो भी चीज़ कहें, जैसे मान लीजिए कोई बुक पढ़ते हो आप लोग, उसका इंडेक्स देखते हो ना आप, उसमें सब कुछ दिख जाता है कि चैप्टर में क्या क्या है, बुक के अंदर क्या क्या है। तो वो क्या है? एक तरह से उसका पूरा निचोड़ होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, या कहें कि उसकी आत्मा हो सकती है, आत्मा होती है। वो उसके बारे में, बुक के बारे में पूरा कुछ बता देती है। जब आप कहीं बुक लेने जाते हो मार्केट में, बहुत से लोगों का तो पता नहीं, मैं ऐसे ही बुक को टेस्ट करता हूँ, बुक को देखता हूँ मेरे काम की है या नहीं है। मैं बुक खोलता हूँ, उसका इंडेक्स पेज खोल के देखता हूँ। पूरी बुक तो वहाँ पढ़ नहीं सकता, कोई भी बुक 200 पेजेस की है, कोई 2000 पेजेस की है, कोई 500 पेजेस की है, पूरी तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं ज़रा सी देर में। इंडेक्स खोल के उसको देख लेता हूँ, इसमें ये टॉपिक्स हैं, मेरे काम के हैं तो ले ली, नहीं है तो रख दी, दूसरी बुक देख ली।
तो ऐसे फटाफट काम होता है। इसी तरह से क्या होता है, इस तरह से संविधान की आत्मा इसको कहा जा सकता है, एक तरह से इंडेक्स भी कह सकते हैं हम इसको, बट आत्मा कहना बेटर होता है, इंडेक्स थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है। न्यायिक समीक्षा का आधार। अब प्रस्तावना क्या है, न्यायिक समीक्षा का आधार है। क्यों? क्योंकि इसमें ही इसके बारे में बताया गया है। न्यायालय जो है संविधान की वैधता की जांच करते समय प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। न्यायालय जो भी करते हैं संविधान की जब वैधता जांचते हैं, वो जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया, वो संविधान के मूल्यों पर आधारित है या नहीं है, कहीं संविधान का विरोधी तो नहीं है वो कानून, तो उसकी जांच जब न्यायालय करते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जब उसकी जांच करते हैं, तो वो किसको आधार मानते हैं, संविधान की प्रस्तावना को आधार मानते हैं। उसके आधार पर जांच करते हैं, एक तरफ प्रस्तावना रखते हैं और देखते हैं ये कानून इससे मैच कर रहा है, इसके खिलाफ तो नहीं काम कर रहा कहीं, तो ये चीज़ देखी जाती है। अब प्रस्तावना में संशोधन कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई थोड़ा बहुत। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में इसमें कुछ संशोधन किया गया, इसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए, कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे कि समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अब याद कैसे रखेंगे इसको हम? 1976 4 और 2 कितना होता है? 6, इससे इसको याद रख लेंगे। एक और संविधान संशोधन होता है जिसमें 42nd संविधान संशोधन जो किया गया था 42 में, इसमें और भी बहुत से चेंजेस किए गए थे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे उसको बदल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन 4 और 4 8, वो कब हुआ था? 1978 में। ठीक, ऐसे इसको हम याद रखेंगे 1978 में। ठीक, 42 कब हुआ था? 6 में। ठीक, इनको ऐसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसको बार बार पढ़ा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आते हैं, हमारे सिलेबस में ये एक पूरा अलग से टॉपिक क्यों दिया हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको मिनी संविधान भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, एक्चुअली जा नहीं सकता, कहा जाता है इसको मिनी संविधान भी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान इसी में से उठाए गए हैं। जैसे कहते हैं ना हमारा संविधान कॉपी किया गया, 30-40 संविधानों में से कॉपी किया गया है ना, तो वो चीज़ यहाँ से भी उठाई गई है। काफ़ी सारे प्रावधान इसमें से लिए गए हैं क्योंकि इसमें से वो चीज़ें ठीक लगी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा, वो चीज़ें उठाकर इसमें डाल दी। इसलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय इतिहास में क्या है, एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है ये 1935 का अधिनियम। यह क्या था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था भारत में और संवैधानिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्होंने कहा था ठीक है हम आपको संविधान बनाकर देते हैं, ये उन्होंने अधिनियम पेश किया था, हालांकि हमने माना नहीं था, इसको लागू नहीं किया था, हम लोगों ने नहीं होने दिया था। यह पूरी तरह से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला अधिनियम नहीं था, इसलिए इसको हमने लागू नहीं किया था। इसमें क्या कहा गया था, पूर्ण स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, डोमिनेंट स्टेटस की बात जो पहले से चली आ रही थी वही इसमें दोहरा दी गई थी कि आपको हमारे अधीन रहकर शासन करना होगा, कुछ शक्तियां हम आपको दे देंगे, ऐसा इसमें बताया गया था। अब इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं भाई क्या क्या थे। संघीय संरचना की बात की गई थी, जो आज संघीय संरचना है उसी तरह की कुछ बात की गई थी, हालांकि थोड़ी सी अलग थी। उसमें क्या था, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें शामिल क्या थी? द्विसदनीय विधानमंडल की बात थी, जैसा आज की डेट में देखने को मिलता है संसद में 2 सदन देखने को मिलते हैं, वैसी ही इसमें बात थी, क्योंकि उस समय भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकल नज़र आती थी और आज की डेट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकल नज़र आती है। द्विसदन, अक्सर लोकतांत्रिक देशों में 2 सदन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही प्रतीत होते हैं या सही काम करते हैं। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्ता की बात थी, जिसके बारे में गांधी जी बात किया करते थे कि प्रांतों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, स्वशासन की बात जो होती है, छोटे लेवल पर शासन की, वही इसमें बात की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन, ये इसमें एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी, जिसके कारण इसका बहुत से नेताओं ने जैसे कि गांधी जी आदि ने विरोध किया था। और इसी के आधार पर क्या था, जो मोहम्मद अली जिन्ना विन्ना टाइप के लोग थे,
उन लोगों ने क्या किया, पहले वो भी देशभक्त हुआ करते थे, एक समय पर देश के आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, पर यहाँ से क्या हुआ, उनके दिमाग में या उनके जो पहले के नेता थे उनके दिमाग में आना शुरू हुआ कि हाँ, हम सांप्रदायिक आधार पर अपना एक अलग से निर्वाचन प्रणाली बना के उसमें हमें पावर मिल सकती है, संप्रदाय के आधार पर, हमारे धर्म के आधार पर हमें पावर मिल सकती है। और उसी के कारण क्या हुआ, फिर वही चीज़ आगे बढ़ के देश के बंटवारे का कारण बनती है। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को बरकरार रखा गया, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन को और ज़्यादा मजबूत किया। देशी रियासतों की बात इसमें की गई। देशी रियासतों को क्या किया गया, संघ में शामिल होने का विकल्प दिया गया कि आप संघ में शामिल हो जाइए देशी रियासतें, और उन्हें अपनी स्वायत्ता बनाए रखने की अनुमति भी दी गई कि संघ में तो शामिल हो जाइए बट आपकी स्वायत्ता बनी रहेगी, आप संघ के अंदर काउंट होंगे बट आपका जो शासन है वो आप ही चलाएंगे, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया। और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो उससे पहले भी थे, है ना, जो ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कई अन्य अधिनियमों ने भी क्या किया, भारत के संविधान निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनसे भी कुछ कुछ पॉइंट लिए गए हैं जो कि हमारे लिए उस समय पर ज़रूरी हो रहे थे संविधान निर्माण के समय पर। जैसे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यानी कि ब्रिटिश राजा रानी जो भी होते थे उस समय पर, ब्रिटिश रानी के हाथ में सीधा सीधा शासन दे दिया गया। नेक्स्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये भी आया था भाई एक, ये भी, इसमें भी कुछ बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें थी। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। जो आज की डेट में आप देखते हो संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, वो ऐसी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं, थोड़ी थोड़ी इनके बीज पड़ने यहाँ से शुरू होते हैं। इसकी स्थापना की गई। प्रांतों को कुछ सीमित स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। जो भी प्रांत थे, चाहे वो देशी रियासतें थी, कोई और प्रांत थे, उनको थोड़ी सी स्वायत्ता प्रदान कर दी गई कि आप इन विषयों पर, छोटे मोटे विषयों पर कानून बना सकते हैं। ठीक, निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, ये 1935 का जो अधिनियम था, भारत ने इसमें क्या था, भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी, दो डाउट नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम नहीं था, बट उसमें क्या था, अधूरा कदम एक साबित होता है पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में, और जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की एक तरह से बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब हमारे अधीन रहकर आप अपने देश का शासन चलाइए, राज हमारा ही होगा, अंग्रेजों का ही होगा, बट शासन आप चला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बात की गई थी। और दूसरा था, इस अधिनियम में और भी बहुत सारी कमियां थी राष्ट्रीय आंदोलन को, जिसके कारण मजबूती मिली, और उसी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिलने के कारण आगे जाके भारत को आज़ादी मिली। एक आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ये क्यों आई थी भाई, और किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी? नहीं, उनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी। किस संदर्भ में पेश की थी, क्यों पेश की थी, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो आई कब थी, 1928 में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। इसलिए अध्यक्ष का नाम हमेशा दिया जाता है रिपोर्ट पर, जिसका भी नाम होता है वो किसी न किसी समिति का अध्यक्ष होता है, उस समिति ने रिपोर्ट बनाई होती है, ऐसा हमेशा याद रखना। इसको क्या कहा गया, भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा माना गया। मतलब संविधान बनाने के लिए जो प्रथम एक तरह से ढांचा तैयार किया गया वो क्या था, वो यही रिपोर्ट थी। और इसमें बताया गया कि हमें संविधान इस तरह से बनाना चाहिए। जिस रिपोर्ट में क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, या कहें कि उसके जवाब में तैयार की गई। साइमन कमीशन आई थी, आपने सुना होगा ना, साइमन गोबैक, वो नारे इसी कमीशन के अगेंस्ट में लगे थे, साइमन कमीशन के, और इसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है भाई, पहला बिंदु, स्वराज की बात की गई थी इसमें। स्वराज मतलब आप अंग्रेज लोग जाइए यहाँ से, हम अपने देश का शासन खुद से संभाल लेंगे, हम अपने देश पर खुद ही राज कर लेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। संघीय संरचना, जो बाद में 1935 के अधिनियम में हमें देखने को भी मिली, संघीय संरचना, जैसे कि भारत में एक संघ है, क्या कहते हैं, सेंटर है, और बाकी राज्य हैं, इस तरह की संरचना की उसमें बात की गई। द्विसदनीय विधानमंडल,
इसकी बातें पहले से भी होती आ रही थी। 1919 के अधिनियम में भी ये चीज़ देखने को मिलती है हमें। अंग्रेजों ने थोड़ी सी की थी, बट वो बहुत छोटे लेवल पर की थी। यहाँ पर देश के लिए बात की गई, द्विसदनीय विधानमंडल हमें चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा जो आप देखते हो उसकी बात यहाँ से निकलती है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया। मूल अधिकारों की बात की गई, मूल अधिकार चाहिए भाई हम लोगों को। सांप्रदायिकता का विरोध किया गया। सांप्रदायिकता का विरोध कैसे किया गया? उस समय तो ज़्यादातर हमें देखने को भी नहीं मिली थी सांप्रदायिकता, तो विरोध कैसे हो गया उसका? विरोध ऐसे हो गया, जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली उससे पहले लागू कर दी गई थी कि मुस्लिमों को, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है तो यहाँ पर मुस्लिमों को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे, इनको सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। यहाँ पर हिंदुओं की है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही चुनाव लड़ेंगे। ये जो डिवाइड एंड रूल के फूट डालो और राज करो की नीति थी, ये काफ़ी पहले इससे काफ़ी पहले लागू कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी सांप्रदायिकता का यहाँ पर विरोध हमें देखने को मिलता है नेहरू रिपोर्ट में। इसका महत्व क्या था भाई नेहरू रिपोर्ट का? भारतीय संविधान का आधार तैयार किया इसने जो चीज़ें बताई, द्विसदनीय विधानमंडल चाहिए हमें, संघीय व्यवस्था चाहिए, इस तरह की चीज़ें, मौलिक अधिकार चाहिए, इस तरह की चीज़ों से क्या किया, एक आधार तैयार किया संविधान बनाने के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय एकता पर बात की। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया इसके थ्रू कि हमें ऐसी ये चीज़ें आपकी नहीं चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए। ये जो साइमन कमीशन आई है इसके खिलाफ हमारा ये जवाब है और आप इसको वापस बुला लीजिए साइमन कमीशन को, हमें इसकी रिपोर्ट्स नहीं माननी है। इसकी सीमाएं क्या क्या थी भाई? कुछ सीमाएं भी थी। सांप्रदायिक समस्या देखने को मिली। कैसे देखने को मिली? इन्होंने विरोध तो किया सांप्रदायिकता का, बट उसको सॉल्व नहीं कर पाए। इसके बाद जो हुआ, इसके 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 1935 के अधिनियम के आसपास, उससे पहले भी और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिकता हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। और 1947 में जब तक देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद एक तरफ तो हमें लगता है कि उस समय खुशियाँ मनाई गई होंगी, बट जो बॉर्डर के इलाके थे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर रहती थी, वहाँ पर आई थिंक खुशियाँ नहीं मनाई गई होंगी। वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान होंगे। बहुत बुरा हाल हुआ था। दंगे, उस लेवल के दंगे आज तक शायद ही कहीं देखने को मिले हो दुनिया में। इस लेवल के दंगे वहाँ पर भड़के थे, इस लेवल पर लोग मारे गए थे। तो ये समाधान नहीं कर पाती है सांप्रदायिक समस्या का। देसी रियासतों का मुद्दा इसमें उठाया गया, देसी रियासतों का मुद्दा उठाया गया, बट क्या हुआ, वो सॉल्व नहीं हो पाया, वो अनसुलझा ही रहा, पहले की तरह ही वो उलझा रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा खारिज कर दी गई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा हमारे पास, एक रिपोर्ट बनाकर भेजी। हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई जवाब में कि हम साइमन कमीशन को नहीं मानते, इसकी रिपोर्ट को नहीं मानते और हमारे लिए ये चीज़ लागू की जाए नेहरू रिपोर्ट के तौर पर। उन्होंने क्या किया, हमारी नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी, जैसे हमने उनकी साइमन रिपोर्ट खारिज की थी। इसी तरह से ये चीज़ लागू नहीं हो पाई। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इन दोनों के बारे में हम लगातार साथ साथ जानेंगे। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। तो इसके बारे में जान लेंगे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, भारत का, क्योंकि भारत के सहयोग के बिना ब्रिटिश सेना क्या थी, वो जीत नहीं सकती थी। ब्रिटिश सेना वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा उसको हानि हो रही थी, भारत के सपोर्ट के बिना जीत नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है भारत में हमेशा से एक बहुत बड़ी सेना रही है। उस समय भी बहुत ज़्यादा आबादी थी यहाँ पे, ब्रिटिश लोगों के अलावा ब्रिटेन के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा थी। सेना में भी लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा थे और देश के लिए मरने मारने पर उतारू रहते थे। देशभक्ति की भावना हमेशा से देखने को मिलती थी लोगों में। युद्ध के बाद भारत को सुशासन देने का एक प्रस्ताव भी उन्होंने लागू किया, या कहें कि इसमें बात की। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा था उन्होंने, कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट कीजिए, आप अपनी सेना हमारे पास भेजिए, अपने देश के लोगों को बोलिए कि हमारे साथ लड़ने आए, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करें। जब हम जीत जाएंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके देश को आज़ादी दे देंगे। ऐसा एक बात की गई। आज़ादी की बात नहीं की गई, स्वशासन की बात की गई। क्या प्रस्ताव था इसमें? युद्ध के बाद भारत को एक संघीय ढांचे के अंतर्गत स्वशासन देने का प्रस्ताव था। युद्ध के दौरान एक संविधान सभा का गठन करने का भी प्रस्ताव था कि आप सपोर्ट तो दीजिए हमें, युद्ध के बाद हम आपको स्वशासन का प्रस्ताव देते हैं, आप स्वशासन कर पाएंगे और
साथ ही साथ युद्ध के दौरान भी एक संवैधानिक सभा गठित करने का भी हम आपको आश्वासन देते हैं, आप सपोर्ट तो कीजिए, ऐसा कहा गया अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी भाई? कांग्रेस उस समय पार्टी नहीं थी, भारत की आज़ादी का एक संगठन था, इसको किसी पार्टी से मत जोड़ना आप। हालांकि नाम आज के डेट में एक पार्टी से सिमिलर है, बट पार्टी से नहीं जोड़ेंगे। उस समय की जो कांग्रेस थी, आप जब इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, पार्टी नहीं थी ये भारत की आज़ादी का प्रतीक थी उस समय पर, क्योंकि यही लोग लड़ रहे थे। जितने भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे सब ज़्यादातर इसी के अंडर में आके लड़ रहे थे, कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो। कांग्रेस ने क्या किया? प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया भाई। क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध के दौरान संविधान सभा का गठन नहीं करने का प्रावधान था। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान संविधान सभा का गठन कर देंगे, बट एक्चुअल में क्या था? युद्ध के दौरान संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान नहीं था, वो खाली मुंह से बोली गई बात थी। मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देख लो 1942 में भी क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर में थी, जिससे बाद में जाके पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया और बना लिया, उसने भी क्या किया? कांग्रेस का साथ दिया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि हमें ऐसा प्रस्ताव नहीं चाहिए। इस समय तक पाकिस्तान की मांग ही नहीं उठी थी एक्चुअल में देखा जाए तो। 1945-46 के बाद वो उठनी शुरू हुई थी, या कहें तो 47 के स्टार्टिंग में ही उठनी शुरू हुई थी। परिणाम क्या हुआ इसका? मिशन विफल हो गया और भारत में राजनीतिक स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद पूरा एक तरह से इमरजेंसी लगा दी गई अंग्रेजों ने, नेताओं को 3-4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इसीलिए सिर्फ कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, उससे पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उससे पहले कोई बड़ा इवेंट हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलता, छोटे मोटे इवेंट होते रहते हैं, बड़ा इवेंट कोई देखने को नहीं मिलता। कैबिनेट मिशन क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? भारत में संवैधानिक शासन की स्थापना करना, या स्थापना करने के लिए एक योजना तैयार करी गई जिसको भारत को स्वतंत्रता की दिशा में ले जाना था। ऐसी एक योजना तैयार करके भेजी गई जिसका नाम कैबिनेट मिशन था, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाना। नेक्स्ट आता है, भारत को एक संघीय व्यवस्था देने का प्रस्ताव था इसमें, कि आपको संघीय व्यवस्था दी जाएगी। एक संविधान सभा का गठन करने का भी प्रस्ताव दिया गया जिसमें सभी प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा, ऐसी बात की गई इसमें। नेक्स्ट आता है, इसमें क्या कहा गया? भारतीय नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी? कांग्रेस ने क्या करा? प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की मांग की। देखो 1946 में मांग उठनी शुरू हुई है पाकिस्तान की। मुस्लिम लीग ने क्यों इसे अस्वीकार कर दिया? पिछले वाले को तो अस्वीकार कर दिया था उसने, कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया था क्योंकि देश के फेवर में नहीं था, बट ये तो देश के फेवर में लग रहा था। तब क्यों अस्वीकार किया? इसलिए अस्वीकार किया और पाकिस्तान की मांग इसलिए उठाई मुस्लिम लीग ने क्योंकि इनको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। जो संविधान सभा थी वो वोटिंग करा के वहाँ पर लोग बिठाए गए थे संविधान सभा में, जितने भी नेता थे, कुछ एक को लेकर, जैसे बी आर अम्बेडकर साहब बाद में बिठाए गए थे, वो अपनी उनकी नॉलेज के बेस पर बिठाए गए थे कि संविधान बनाना है, कानून बनाना है, जिस आदमी को सबसे ज़्यादा नॉलेज है उसको बिठाया जाए, उस बेस पर बिठाए गए थे। और भी 2-3 लोग थे प्रारूप कमेटी में और दूसरी कमेटियों में, जिनको बाद में वैसे ही बिठाया गया था बिना चुनाव के। बट मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। जो वोटिंग के आधार पर जो लोग बैठे थे संविधान सभा में, उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, उन्होंने इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया था। और इनको पता था पहले भी कि ज़्यादा प्रतिनिधित्व हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारी आबादी हिंदुओं से बहुत ज़्यादा कम है। धर्म के आधार पर ये सोच रहे थे, जिसके आधार पर इन्होंने देश का बंटवारा किया। परिणाम क्या हुआ भाई इसका? मिशन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसमें भाग लेने से मना कर दिया और अंततः भारत का विभाजन हो गया। ठीक, सिर्फ कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से यहाँ पर पूरे के पूरे देश का विभाजन हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कोई कहना गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आता है भाई संविधान सभा के बारे में देखते हैं हम। भारत का संविधान बनाने में क्या क्या रोल था इसका? संविधान सभा का बहुत मेन रोल था, सिर्फ कहें तो इसी का रोल था। 1946 से 1949 के बीच में इसने भारत के लिए नए संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी कि कहें कि ढांचा तैयार किया, जिसने देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जिसने बताया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अब हमारे पास अपना एक कानून भी है। इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या रहीं? सबसे पहली भूमिका थी
संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा बनाई क्यों गई थी? संविधान का निर्माण करने के लिए निर्माण किया गया। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व तय किया गया इसमें संविधान सभा में कि प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व हो रहा है, प्रत्येक समुदाय का हो रहा है या नहीं। संविधान सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी क्षेत्रों के, धर्मों के, समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। सुनिश्चित किया गया कि संविधान सभी भारतीयों की क्या करे, आकांक्षाओं को वहां पर दर्शाए या कहें कि प्रतिबिंबित करे। नेक्स्ट चीज थी जनता की भावनाओं को व्यक्त करना। जनता की भावनाओं को व्यक्त कैसे किया जाएगा? जनता की भावनाओं को व्यक्त किया जाएगा क्योंकि उनके वहां पर प्रतिनिधि बैठे हुए थे। सभी धर्मों के, क्षेत्रों के, समुदायों के प्रतिनिधि संविधान सभा में थे जो उनकी बातें उठा रहे थे। इस तरह से सभी जनता के, ओवरऑल सभी जनता की भावनाओं को वहां पर व्यक्त किया गया। नेक्स्ट था विवादों का समाधान। ये कैसे किया गया भाई? संविधान सभा ने क्या किया? संविधान निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार के विवादों का समाधान किया। कैसे किया? उदाहरण के लिए देख लेते हैं। संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता, भाषा और राज्य पुनर्गठन जैसे मुद्दों पर क्या किया? गहन चर्चा की। बहुत डीप वहां पर डिबेट्स हुई और इन मुद्दों को समाधान निकाला गया। सभी लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा डीप चर्चाएं की और इन मुद्दों को सबको सॉल्व किया गया। उसके बाद ही आगे बढ़ा गया। संविधान सभा के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी भाई? प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? पहली घटना तो थी संविधान सभा का गठन। कब हुआ? 1946 में, जुलाई में। ठीक। दूसरी घटना कौन सी थी? मसौदा तैयार किया गया, ढांचा तैयार किया गया। भाई ऐसे ऐसे संविधान बनेगा, ये चीजें इसमें होंगी। संविधान सभा ने विभिन्न समितियों का गठन किया और संविधान का मसौदा तैयार किया। वेरियस समितियां बनाई गई इसमें कि इस समिति का ये वाला काम है, इस समिति का ये वाला काम है, इसका ये है, इसका ये है। ऐसे सबको समितियां बनाकर काम सौंप दिए गए। नेक्स्ट, संविधान पर बहस चली। काफी लंबी बहस चली यहाँ पर संविधान पर। एक एक मुद्दे पर काफी टाइम तक यहाँ पर बहस चलती रही। संविधान सभा में क्या हुआ? संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर बहुत लंबी लंबी बहस हुई। बहुत समय तक, कई दिनों तक भी कुछ मुद्दों पर बहस चली है। संविधान का अनुमोदन कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था। उसी दिन से संविधान लागू भी हो गया था। बट ऑफिशियली लागू कब हुआ हमारा? आप लोग बताइएगा मुझे, या मैं ही बता देता हूँ। चलो आपको, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा उससे पहले क्या था? 26 जनवरी को 1930 में या 31 में, शायद मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 1930-31 में 26 जनवरी को देश को आज़ाद घोषित कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा और कुछ हमारे क्रांतिकारियों द्वारा। तब से उन्हीं की याद में ये क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान ऑफिशियली सौंप दिया गया। लागू हालांकि इसी दिन से हो गया था। संविधान सभा ने क्या किया? संविधान को अंतिम रूप दिया और इसे स्वीकार कर लिया। इसे स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, ये संविधान बना है, हम इसको स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला भाई? निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। मैं हर क्लास में आपको बता रहा हूँ निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसी में से 2-3 लाइनें निकाल कर हम निचोड़ बनाकर थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट करके उसको लिख देते हैं। देखिए कैसे। संविधान सभा ने क्या किया? भारत के लिए एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। यही लाइनें हमने पढ़ी हैं अभी तक सारे में। संविधान भारत की विविधता को दर्शाता है। सही बात है, विविधता को दर्शाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, भारत के हर क्षेत्र, जाति, समुदाय, धर्म, सबका वहाँ पर प्रतिनिधित्व था। तो जब सारी जातियाँ हो गई, धर्म हो गए, समुदाय हो गए, क्षेत्र हो गए, वहाँ पर विविधता बहुत सारी मिलती है। ये चीज़ यहाँ पर आ गई, विविधता को दर्शाता है। और सभी नागरिकों को क्या करता है? समानता और न्याय प्रदान करता है। इसकी बात अभी हमने की है। संविधान किन मूल्यों पर आधारित है? न्याय पर, समानता पर, स्वतंत्रता पर, इन मूल्यों पर आधारित है। संविधान सभा का कार्य क्या था? भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। ये लाइन एक थोड़ी सी अलग हो जाती है, हालांकि ये इतनी भी अलग नहीं है। संविधान सभा का काम क्या था? भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्ययन करना था भारतीय इतिहास का, या कहें कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान सभा ने क्या किया भाई? ने सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज का निर्माण नहीं किया, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया है जिसकी नींव किस किस पर आधारित है? किन किन मूल्यों पर? न्याय पर, समानता पर और
स्वतंत्रता पर आधारित है। बंधुत्व वगैरह भी इसमें जोड़ सकते हैं, नैतिकता भी जोड़ सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के भविष्य को आकार देने के लिए क्या किया, एक व्यापक दार्शनिक और वैचारिक ढांचा तैयार किया। यहाँ पर संविधान के दार्शनिक और वैचारिक विचारों के बारे में यहाँ पर बात होगी। संविधान सभा की दार्शनिक भूमिका क्या क्या रही भाई, लोकतंत्र का आदर्श। लोकतंत्र का आदर्श क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निर्णय लिया, ये उनका एक आदर्श था। दार्शनिक भूमिका में आता है ये सब चीजें। कैसे, लोकतंत्र का आदर्श क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए लोकतंत्र का आदर्श। समाजवाद, समाजवाद की बात की इसमें, समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया। समाजवादी सिद्धांत मतलब सभी समाज मिलकर रहें, सबको समान अवसर मिले, सभी समाज के सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। सामाजिक न्याय की यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट आता है गणतंत्र। गणतंत्र कैसे, अभी तो बात की है लोकतांत्रिक गणराज्य की, सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। संविधान सभा ने भारत को एक गणतंत्र बनाया, जिसका अर्थ था कि राष्ट्र का प्रमुख जो है चुना हुआ होगा, न कि वंशानुगत। लोगों का राज्य होगा, गण मतलब लोग, गणतंत्र, गण का तंत्र, लोगों का तंत्र होगा, लोगों द्वारा बनाया हुआ तंत्र होगा। जो संघ का प्रमुख होगा, जो देश का प्रमुख होगा, लोगों द्वारा चुना जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट आती है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी एक धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी धर्मों को समान आदर भाव दिया जाएगा, सभी को समान आज़ादी दी जाएगी। राष्ट्रीय एकता की बात की गई। ऐसे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं जो विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं। या कहें कि यदि इन सब को पढ़ें हम, संविधान को पढ़ें हम सभी लोग, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, यदि इनको पढ़ें हम, संविधान को पढ़ें हम, तो क्या होता है, हम लोगों में एक तरह से हम लोगों को प्रेरित करता है संविधान के। सभी जाति धर्मों के लोग, किसी भी भाषा के लोग हों, किसी भी पृष्ठभूमि के लोग हों, वो एक साथ रह सकते हैं, ये हमको प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है संविधान सभा की वैचारिक भूमिका। वैचारिक भूमिका क्या है भाई, विचार क्या कहते हैं संविधान सभा के। पहला आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार दिए गए, सभी नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे 6 अधिकार हैं, अभी आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा तो। नेक्स्ट आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो स्टेट को करना चाहिए, जो राज्य को, सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार को नहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबको करना चाहिए, उनकी ये ड्यूटी है। वो सारी चीज़ें किस में दी गई हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया, जो राज्य को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देश देते हैं कि राज्य को ये काम करना है। राज्य मतलब सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसमें क्या क्या चीज़ें, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना है, आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है संघीय संरचना। संघीय संरचना क्या होती है, आप सबको पता ही है। संघीय संरचना, एक संघ होगा, बाकी राज्य होंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है इसमें। न्यायपालिका पर विधायिका का, कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होगा, वो स्वतंत्र तौर पर न्याय कर सकेगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नहीं आया डबल बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है तो मैं जल्दी इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। इन्वर्टर भी बोलने वाला है, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।